हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्ड व्हील पर। तो आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ऑफलाइन में पढ़ाने से मेरा यह अनुभव रहा है फ्रेंड्स कि बच्चों को 9th और 10th में अगर सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है तो वो है ज्योमेट्री। लेकिन ज्योमेट्री में इंटर करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को समझने और सीखने का सबसे बेहतर तरीका है माय फ्रेंड्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि आप जो है रट्टा मार करके सीख सकते हो मैथमेटिक्स को। हाँ देखिए, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको कुछ फार्मूला वगैरह मिले या कुछ भी मिलता है तो आप प्रॉब्लम सोल्विंग के द्वारा उस फार्मूले को लर्न कर लो। कहने का मतलब आपको याद भी करना नहीं होगा यार, प्रॉब्लम सोल्व अगर करोगे उस फार्मूला से बेस्ड तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बेसिकली यही बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और मैथमेटिक्स सीखना है देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट माई फ्रेंड। एंड अगर बात करें स्पेशली ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री में तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए रेडी हो तो चलिए हम लोग आज ज्योमेट्री के चैप्टर शुरू करते हैं और मैं वादा करता हूं कि आपको पूरा ज्योमेट्री सिखा कर रहूँगा। तो चलिए हम लोग ज्योमेट्री शुरू करते हैं और लिखते हैं सबसे पहला टर्म ज्योमेट्री क्या है। तो देखिए, स्टार दीजिए और लिखिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेंगे कि ज्योमेट्री होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। आप लिख सकते हैं क्या कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स Geometry is a branch of mathematics in which we study about the correlation correlations कर दो about the correlations of point, line, triangle, circle etc. तो देखिए एक्चुअली ज्योमेट्री क्या है, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा था कि ज्योमेट्री क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कोरिलेशंस ऑफ पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, सर्कल इट्सेट्रा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर ज्योमेट्री की बात करें, यानी ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है, तो कहें अगर हम लोग कि ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री बेसिकली आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि के पारस्परिक संबंधों या फिर आप कह सकते हैं कि उनके सह संबंधों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वही क्या है, ज्योमेट्री है। कहने का मतलब एक्चुअली हम लोग उनके बीच का जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वही ज्योमेट्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा फ्रेंड कि ज्योमेट्री जो वर्ड है वही एक्चुअली ज्योमेट्री वर्ड से ही आप इसका कंप्लीटली मीनिंग निकाल सकते हो कि पूरा ज्योमेट्री है क्या। तो बेसिकली जो ये वर्ड ज्योमेट्री है फ्रेंड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से यानी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। और वो वर्ड क्या है, तो पहला वर्ड है जियो, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। पहला वर्ड क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं कि ज्योमेट्री इज मेड ऑफ टू वर्ड, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फर्स्ट वर्ड क्या है फ्रेंड, वो वर्ड क्या है, जियो, जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि।
अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, भूमि। और अगर दूसरे वर्ड की बात करें फ्रेंड्स तो वो होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन, जिसको अगर हम लोग कहें तो इसका होता है क्या, मापन। देखिए ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या, जियो और मेट्रॉन। ये दोनों ग्रीक वर्ड है फ्रेंड्स। आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे जियो का अर्थ क्या होता है, भूमि, और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, मापन या फिर माप आप कह सकते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो ज्यामिति भी इसका सेम ही अर्थ देता है। जया भी भूमि को ही कहा जाता है, और मिति यानी मापना। तो आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का जो आविष्कार हुआ, यानी कहने का मतलब ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो भूमि के मापने से ही हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ज्योमेट्री पड़ा। अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इंट्रो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है, तो पहले तो हम लोग को यही जानना होगा फ्रेंड्स कि आखिर यूक्लिड्स कौन थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज के ज़माने में तो मैथमेटिक्स इतना एडवांस हो गया है, अगर स्पेशली हम लोग ज्योमेट्री की ही बात करें तो आपके सामने काफ़ी सारे थ्योरम्स, एक्जियोम्स, पोस्टल्यूट, कोरेलरी मौजूद है, जिसके हेल्प से आप ज्योमेट्री या फिर मैथमेटिक्स को सोल्व कर लेते हो। लेकिन एक समय ऐसा भी तो रहा होगा फ्रेंड, जब ये जो ज्योमेट्री है वो क्या था, इवोल्व हो रहा था। अब जब ये इवोल्व हो रहा था फ्रेंड्स, तो इसमें तो काफ़ी सारे मैथमेटिशियन का दिमाग लगा होगा, काफ़ी सारे मैथमेटिशियन अपने अपने थॉट को एक्सप्रेस किए होंगे, अपने अपने थिंकिंग को उन्होंने व्यक्त किया होगा। उन्हीं के कलेक्शन को तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे और देखेंगे, या फिर पूरा मैथमेटिक्स ही क्या है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो थे उनके थिंकिंग, उनका जो था सोच था, उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं जो उन्होंने एक्सप्रेस किया था। तो एक्चुअली मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे यूक्लिड्स के बारे में, तो मैं आप लोग को यूक्लिड से थोड़ा सा पहले लेकर चलता हूँ। जैसे आप 10th क्लास में अगर जाओगे तो उसमें आप थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ोगे। थेल्स एक्चुअली एक व्यापारी था, यूनान का ही, ग्रीक का ही एक व्यापारी था, जो कि कोई मतलब मैथमेटिशियन नहीं था वो। हाँ, हालांकि उसको क्या हुआ कि बाद में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ गया और वो इंटरेस्टेड हो गया मैथमेटिक्स में। आगे चल करके वो कुछ शिष्यों को पढ़ाने भी लगा। उसमें से एक बहुत फेमस शिष्य था जिसका नाम शायद आपको पता भी होगा, पता तो डेफिनेटली होगा, बट मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। उसका जो फेमस शिष्य था माय फ्रेंड्स, उसका नाम था पाइथागोरस, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। पाइथागोरस थेल्स का ही एक शिष्य था, और वही जो है एक थ्योरम भी दिया था जिसको आप भली भांति जानते होंगे। वो थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अपना भारत देश भी किसी से कम नहीं रहा है फ्रेंड। अगर ज्योमेट्री के कंट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, तो आप कह सकते हैं कि भास्कराचार्य, आप नाम भी सुने होंगे, भारतीय मैथमेटिशियन थे वो। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम था उसका जो है एक अलग प्रारूप भी वो दिए थे। अलग प्रारूप कहने का मतलब एक अलग प्रूफ, अलग ढंग से प्रूफ करने का विधि भी उन्होंने दिया था भास्कराचार्य ने। अगर बात करें हम लोग ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त कह सकते हैं आपकी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में उसके विधि को भी बताए थे। अगर बात करें हम लोग आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट ने किसी भी आइसोस्केल्स ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का विधि बताया था। आप कह सकते हैं उन्होंने एक और विधि दिया कि किसी भी पिरामिड हो जाए या फिर गोला हो जाए, उसको वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस मेथड को भी उन्होंने बताया था। लेकिन बात ऐसा था फ्रेंड कि एक्चुअली कह सकते हैं कि इनके कंट्रीब्यूशन को उतना ध्यान नहीं दिया गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्री के इवोल्यूशन में यूक्लिड्स का बहुत बड़ा योगदान था। इसकी वजह से ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड्स को कहा जा सकता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड्स के। एक्चुअली यूक्लिड्स जो थे एक पुस्तक भी लिखे थे जिसका नाम था द एलिमेंट। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पुस्तक का क्या नाम था, द एलिमेंट। द एलिमेंट, हाँ। तो एक्चुअली यूक्लिड्स जो थे एक ज्योमेट्री से रिलेटेड, आप कह सकते हैं यूक्लिड जो थे एक ज्योमेट्री से रिलेटेड एक पुस्तक की भी रचना किए थे। वो पुस्तक का नाम क्या था, द एलिमेंट। और आप ये भी लिख सकते हैं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है फ्रेंड, यूक्लिड्स को।
यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जैसे कि पोस्टुल्यूट क्या है, एक्जियोम क्या है, या फिर आप कोरोलरी क्या है, थियोरम्स क्या है, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है कि कौन क्या है। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग ये जानेंगे कि पोस्टुल्यूट क्या है। पोस्टुलेट क्या है। दूसरा आप कह सकते हैं कि एक्जियोम क्या है। एक्जियोम क्या है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि पोस्टुलेट, एक्जियोम, थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या है। या फिर चौथा होता है क्वेश्चन फ्रेंड कि कोरोलरी क्या है। आप ये कह सकते हैं कि कोरोलरी क्या है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि क्या है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग डिफिनीशन को ही चर्चा कर लेते हैं कि पोस्टुलेट क्या है आखिर। तो अगर डिफिनीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पोस्टुलेट इज अ स्टेटमेंट that is accepted without proof. That is accepted without proof. That is accepted without proof. इसी को आप दूसरे वे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन अनदर वे, इन अनदर वे आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्टुलेट्स आर ट्रू एजम्पशन postulates are true assumptions that are used specifically in geometry. तो आप ये कह सकते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या है। तो आप कह सकते हैं कि पोस्टुलेट इज अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। और आप दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं माय फ्रेंड दैट पोस्टुलेट्स आर ट्रू एजम्पशन दैट आर यूज्ड स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री। अगर हम लोग पोस्टुलेट की बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि पोस्टुलेट क्या है। तो एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिसे विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया गया है। कहने का मतलब कि वैसा स्टेटमेंट जिसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टुलेट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए ना, सिंपली जैसे कोई स्टेटमेंट ले लीजिए, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि एक आधा सेव हमेशा पूरा से छोटा होता है इन अमाउंट। कहने का मतलब कि एक जो पूरा सेव होता है फ्रेंड, उससे उसका हाफ सेव मतलब आधा सेव जो है वो हमेशा छोटा होता है इन अमाउंट। तो इसको क्या प्रूफ की आवश्यकता है, वो तो ऑब्वियस है ना यार कि एक आधा सेव हमेशा पूरा सेव से छोटा होगा। सिंपली अगर आपको मैं कहता हूँ कि एक फुल ग्लास पानी जो है हमेशा हाफ ग्लास पानी से ज़्यादा होता है, तो आप खुद सोचिए इस स्टेटमेंट को क्या कोई प्रूफ चाहिए कि आधा ग्लास पानी जो है फुल ग्लास से हमेशा कम होगा, या फिर फुल ग्लास पानी आधा ग्लास पानी से हमेशा ज़्यादा होगा। क्या इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता है? तो नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना यार। आप खुद इसको मतलब वेरी ऑब्वियस है, आप सिंपली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो।
तो इस टाइप के स्टेटमेंट जो स्वयं सिद्ध है, जिसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, उसे जो है यूक्लिड जो था 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। वो क्या कहा? पोस्टुलेट, और फिर क्या कहा? एक्जियोम। तो पोस्टुलेट क्या था फ्रेंड? यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। पोस्टुलेट क्या है और एक्जियोम क्या है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है माय फ्रेंड। एक्चुअली जो पोस्टुलेट है, आप कह सकते हैं कि एक्जियोम्स आर जस्ट अनदर नेम फॉर पोस्टुलेट। एक्जियोम क्या है? पोस्टुलेट का ही दूसरा नाम है, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक्जियोम ही क्या है? एक्जियोम क्या है? एक सिनोनिमस है पोस्टुलेट का। समझ में आ रही है बात? बस डिफरेंस ये है कि पोस्टुलेट का इस्तेमाल अगर हम लोग, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट का अगर इस्तेमाल स्पेशली हम लोग ज्योमेट्री में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टुलेट कहते हैं। बट ऐसा स्टेटमेंट जो हम लोग थ्रू आउट मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्जियोम कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को पोस्टुलेट एंड एक्जियोम समझ में आ गया होगा। चलिए एक्जियोम के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक्जियोम की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्जियोम इज जस्ट another name for a postulate। आप ये भी कह सकते हैं कि एक्जियोम और पोस्टुलेट क्या है? आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, आप ये समझ सकते हैं। बस इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है। कहने का मतलब कि आज के मैथमेटिक्स में इसका वैसा कोई विशेष डिफरेंस नहीं रहा आज के मैथमेटिक्स में। फिर भी हम लोग कह सकते हैं ये चीज़, क्या मैं बताया आपको कि पोस्टुलेट का इस्तेमाल हम लोग विशेषकर ज्योमेट्री में करते हैं और एक्जियोम क्या है? थ्रू आउट मैथमेटिक्स में करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको कहता हूँ कि जैसे आपको मैं सिंपली कहता हूँ कि 2 डॉट से, मतलब 2 पॉइंट से एक सीधी रेखा हम लोग खींच सकते हैं। क्या इसको हम लोग कोई प्रूफ की आवश्यकता है? इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्या हुआ, इसका इस्तेमाल हम लोग विशेषकर ज्योमेट्री में करते हैं। दैट्स वाई ये क्या है? एक पोस्टुलेट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्जियोम के फ्रेंड, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्जियोम में मैं क्या बोला आपको कि एक फुल ग्लास ऑफ वाटर जो है ऑलवेज ज़्यादा होगा हाफ ग्लास ऑफ वाटर से। तो ये तो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना, थ्रू आउट मैथमेटिक्स। या फिर आप ऐसे समझें कि अगर मैं आपको कहूँ कि ए बी जो है इक्वल होगा बी सी के, और बी सी अगर इक्वल होगा सी ए के, तो ए बी जो है ये भी जो है इक्वल होगा सी ए का। तो क्या इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर देखो ना यार, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ये भी इसके इक्वल ही होगा। तो इस टाइप के ही स्टेटमेंट क्या होता है? एक्जियोम एंड पोस्टुलेट। अगर इस स्टेटमेंट का स्पेशली इस्तेमाल हम लोग ज्योमेट्री में कर रहे हैं तो वो हो जाता है क्या? पोस्टुलेट हो जाता है। और एक्जियोम अगर क्या होता है, जिसको थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्जियोम इज जस्ट अनदर नेम फॉर अ पोस्टुलेट। अब आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कि इन अनदर वर्ड आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्जियोम्स आर ट्रू एजम्पशन that are not only used in geometry but throughout mathematics।
मैथमेटिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। तो एक्सियोम्स क्या है, अगर आप एक्सियोम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक्सियोम्स इज जस्ट अनदर नेम फॉर पोस्टुलेट। मतलब कहने का मतलब कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट क्या है, एक पर्यायवाची है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक्सियोम्स आर ट्रू एजम्पशन दैट आर यूज्ड नॉट ओनली इन ज्योमेट्री बट थ्रू आउट मैथमेटिक्स। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट में बस यही अंतर है फ्रेंड्स। वो क्या है, तो बस यही डिफरेंस है कि एक्सियोम्स जो है वो स्पेशली जो है, मतलब कहने का मतलब थ्रू आउट मैथमेटिक्स इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पोस्टुलेट क्या है जो स्पेशली इन ज्योमेट्री यूज किया जाए। और अगर मेनली बात करें तो पोस्टुलेट और एक्सियोम्स बस एक ट्रू स्टेटमेंट है, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है जो जिसे विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया गया है मैथमेटिक्स में। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ज्योमेट्री में 5 पोस्टुलेट हैं एंड 7 एक्सियोम्स हैं। तो मैं आप लोगों को उसका लिस्ट भी यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि वो 5 एक्सियोम्स कौन से, 7 एक्सियोम्स कौन से हैं और 5 पोस्टुलेट्स कौन से हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राइट डाउन 3 एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड्स, या फिर आपको पूछ देगा 5 पोस्टुलेट के बारे में आप लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो लिस्ट भी यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आप लोग के लिए 5 यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट था और 7 एक्सियोम था उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे 5 पोस्टुलेट जो यूक्लिड्स दिए थे वो है क्या, या फिर 7 एक्सियोम क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि है क्या। तो देखिए एक्चुअली फर्स्ट जो यूक्लिड्स का पोस्टुलेट था फ्रेंड वो क्या कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका सिंपल सा मतलब बस यही है फ्रेंड कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। समझ में आ रही है बात? फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या ये जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। हाँ, ये नहीं कहा गया है कि अब मान लीजिए P पॉइंट से केवल एक ही रेखा जाएगा। इससे आप चाहें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन इससे आप खींच सकते हैं। एक बिंदु से, इस बिंदु से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं, लेकिन P और Q दोनों से जाने वाला केवल और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस स्टेटमेंट का सिंपल सा यही मतलब है। अब देखिए सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट है फ्रेंड, पोस्टुलेट है वो क्या है कि ये लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है फ्रेंड कि एक रेखाखंड को हम लोग दोनों ओर से इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब एक रेखाखंड को हम लोग दोनों ओर से, जैसे आप देखिए कि एक रेखाखंड मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो इस रेखाखंड को हम लोग इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ लाइन। पहले क्या था, एक रेखाखंड था, लेकिन इसको इनफाइनाइटली हम लोग दोनों तरफ से एक्सटेंड करके और एक रेखा बना दिए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ हमारा क्या कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो ऐसा कहता है, इजाज़त देता है। तो हमारा थर्ड पोस्टुलेट जो कहता है फ्रेंड वो क्या कहता है कि ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि किसी भी रेडियस या फिर किसी भी सेंटर से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप दुनिया का कोई भी रेडियस ले लो और सेंटर ले लो, उससे आप हमेशा एक सर्किल ही ड्रॉ कर पाओगे। इसका सिंपल सा आप ये कह सकते हैं मतलब कि उसका साइज में, कहने का मतलब शेप में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि रेडियस अगर छोटा बड़ा हो, रेडियस अगर मान लो कि आप छोटा बड़ा हो तो सर्कल के साइज में डिफरेंस आ सकता है फ्रेंड। सर्कल का जो साइज है उसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिंपल सा ये मतलब था हमारा थर्ड पोस्टुलेट का। अब हम लोग अपना फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है फ्रेंड्स कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब सिंपल सी बात है यार
कि एक राइट एंगल जो है और दूसरे तीसरे जो भी राइट एंगल होगा उससे इक्वल ही होगा ना। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी राइट एंगल आप मान लो, जैसे कि सिंपल सा मतलब है ना, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सिंपल सा मतलब 5 kg जो है ऑलवेज 5 kg ही होगा ना। आप चाहे तो 5 kg जो है सो पोटैटो ले लो, 5 kg टोमेटो ले लो, सिंपल सा बात। वही चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 5 kg ऑलवेज 5 kg ही रहेगा ना। यहाँ पर कह रहा है कि एक जो राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होंगे वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा वन अनदर का। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है या फिर ये मान लो कि आप एक राइट एंगल है, तो ऑलवेज एक और अलग भी दूसरा जगह भी हम लोग अपना राइट एंगल बनाते हैं तो इसके इक्वल ही होगा ना। आप 5 kg पोटैटो लो या 5 kg टोमेटो लो, ऑलवेज तो 5 kg ही रहेगा ना। तो सिंपल सा ये मतलब था हमारा फोर्थ स्टेटमेंट का। अब हम लोग चलते हैं अपना फिफ्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है क्या फ्रेंड, देखिए ये सब को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है यार, बस चीज़ों को समझ लीजिए। और इसको हम क्यों समझ रहे हैं, तो इसको हम इसलिए समझ रहे हैं कि जब हम लोग अपना चैप्टर में अंदर घुसेंगे तो उस समय इस चीज़ को हम इनडायरेक्टली या फिर कह सकते हैं आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दैट्स वाई इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग पहले बिल्ड अप कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है। तो हमारा जो देखिए अब फिफ्थ जो है वो पोस्टुलेट क्या कहता है फ्रेंड, कि इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड वाई अ थर्ड वन। जैसे देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा तो वही काफ़ी होगा। जैसे देखिए, जैसे सिंपल सा बात है यहाँ कि मैं अभी दो पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, पहले तो देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। ये स्टेटमेंट सिंपल सा बात यही कहता है फ्रेंड कि अगर दो लाइन है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कहता है कि दो लाइन है और इसको अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि ये एम है और ये एल है, ये एक लाइन एन है, तो क्या कह रहा है कि दो लाइन है, इसको अगर एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो इनर एंगल है माय फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि इसको 1 या फिर आप कह सकते हैं इसको ए दे सकते हैं नाम, और ये जो एंगल है वो बी। तो आप देखिए एक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर दो लाइन है, इसको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इनर एंगल है फ्रेंड, इनर एंगल का अगर सम लेस देन 180 है, मतलब लेस देन दो समकोण है, तो अगर लेस होगा तो ये जो लाइन होगा वो ऑलवेज क्या करेगा, अगर हम इस दोनों लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो लाइन क्या करेगा, आगे जा करके एक दूसरे को कट करेगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए बी क्या है, लेस है, ए प्लस बी जो है क्या है, लेस है 180 से। सिंपल सा आप इस स्टेटमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि अगर ए प्लस बी लेस देन 180 हो, ए प्लस बी क्या है, अगर लेस देन 180 होगा फ्रेंड, तो ये लाइन जो है क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, अगर इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाए तो यही हमारा क्या कहता है, फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ जो है सो क्या, पोस्टुलेट। तो आप सिंपल सा ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है फ्रेंड, वो इनडायरेक्टली हमें कहने का मतलब कि ये बताता है कि दो लाइन जो है पैरेलल कब होगा। इनडायरेक्टली तो ये बता रहा है ना, जैसे यह क्या कर रहा है कि अगर 180 से कम होगा तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये बता रहा है ना कि अगर ये दोनों दो समकोण हो जाए, मतलब राइट एंगल हो जाए, कहने का मतलब कि अगर ये दोनों राइट एंगल हो जाए, आप ऐसे देखिए, अगर ये दोनों राइट एंगल हो जाएगा तो एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब हमारा फिफ्थ जो है क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्जियोम की तरफ कि एक्जियोम हमारा क्या कहता है। तो देखिए फर्स्ट एक्जियोम जो कहता है फ्रेंड वो क्या है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो सिंपल सा बात है ना यार, वही बात जो मैं आपको बताया कि ये फुल ग्लास ऑफ वाटर इज ऑलवेज मोर देन द हाफ वन। अगर फुल ग्लास वाटर की बात करेंगे तो हमेशा जो क्या होगा, अपने भाग से ज़्यादा ही होगा ना, वो तो क्या होगा, अपने भाग से ज़्यादा ही होगा। तो ये चीज़ क्या कहता है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, यानी फर्स्ट एक्जियोम जो है। दूसरा एक्जियोम क्या कहता है फ्रेंड कि थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। अभी भी वेरी ऑब्वियस है अगर आप देखें तो, अगर जैसा कि बात करें हम लोग तो देखिए, जैसा क्या कहता है
कि थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। और जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी जो है इक्वल है बी सी के, कोई दो लाइन है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दो लाइन है फ्रेंड, इसको अगर मान लो कि हम लोग डबल कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, अगर ऐसा कर दिए तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। यही हमारा क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का डबल भी इक्वल होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा थर्ड जो है वो स्टेटमेंट यानी एक्सियोम क्या कहता है। तो थर्ड एक्सियोम क्या कहता है फ्रेंड कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब जैसे देखिए इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस तरीक़ा से, क्या कर रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये लाइन है P और यहाँ पर Q, यहाँ पर मैं दे दिया R, यहाँ पर मैं दे दिया R और यहाँ पर लिख दिया S। अब देखिए मैं अगर आपको कहता हूँ कि PR जो है इक्वल है SR का, सिंपल सा बात, मैं क्या कहता हूँ कि PR जो है, हाँ PR जो है इक्वल है किसका, SQ का। मैं आपसे ये चीज़ एक कंडीशन दे दिया हूँ। और अगर मैं कहूँ कि RS दोनों तरफ मैं ऐड करता हूँ, इक्वल टर्म दोनों तरफ है, दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। जैसे देखिए PR प्लस RS, यहाँ पर देखिए SQ प्लस RS, दोनों तरफ इक्वल टर्म ऐड किया। तो स्टेटमेंट यही कह रहा है कि अगर आप इक्वल टर्म को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो वो भी चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। मतलब इक्वल टर्म जो है अगर दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है फ्रेंड वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब आप देख सकते हैं कि PR प्लस RS क्या बना देगा, PS। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PS और ये इक्वल कितना होगा, SQ प्लस RS, मतलब ये हो जाएगा RQ के इक्वल। तो यही चीज़ जो है इसको हम लोग इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ही हम लोग ज्योमेट्री में इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को। इसी को पहले हम लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड एक्सियोम था फ्रेंड वो यही चीज़ को कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। अगर इक्वल चीज़ को हम लोग इक्वल में ऐड करते हैं तो जो पूरा कॉम्बिनेशन हमको मिलता है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अब देखिए इसको मैं समझाने के लिए एक अनदर जो है एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ, देखिए जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक स्क्वायर है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक स्क्वायर है, मेरे पास एक स्क्वायर है और देखिए एक जो है से यहाँ पर रेक्टेंगल है, एक क्या है, रेक्टेंगल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों का एरिया जो है क्या है, दोनों का एरिया सेम है। जैसे मान लीजिए आपको कहूँ कि इसका एरिया जो है फ्रेंड वो है 60 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो भी है 60 मीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें और इसमें से दोनों में से एक ट्रेंगुलर शेप का एरिया हम लोग काट देते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों में से हम लोग एक ट्रेंगुलर शेप का एरिया जो है कट कर देते हैं जो कि है 20 मीटर स्क्वायर। इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंगुलर शेप का एरिया कट करते हैं जो कि है 20 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा इसका कहने का मतलब बस यही है फ्रेंड कि अगर देखिए ये दोनों जो एरिया था वो क्या था, आपस में इक्वल था। ये कह रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल था और इन दोनों में से इक्वल टर्म ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। दोनों का एरिया इक्वल था, अब हम लोग इक्वल एरिया ही क्या कर दिए, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जो एरिया इसका बचेगा, जो शेष एरिया बचेगा वो भी तो इक्वल ही होगा। और आप सिंपली देख भी सकते हो कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसका एरिया इसका में से तो क्या बचेगा, इधर भी 40 बच जाएगा और इधर भी 40 बच जाएगा, बचेगा ना। तो रिमाइंडर भी क्या हुआ, सेम हुआ। तो इसी थिंकिंग को या फिर आप कह सकते हैं कि इसी माइंडसेट को ये बिल्डअप करवाने के लिए ये एक्सियोम है। क्या है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि फिफ्थ स्टेटमेंट यानी फिफ्थ एक्सियोम क्या कहता है। वो कहता है कि द थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। इसको देखिए, ये जैसे कहने का मतलब फ्रेंड कि जैसे देखिए एक लाइन मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन जैसे मान लीजिए कि P है, R है और ये S है।
जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन है, अगर आप देखिए ये लाइन को अगर मैं कहूँ कि पी आर प्लस आर एस लाइन, ये पी आर प्लस आर एस लाइन है, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगा। ये पी आर प्लस आर एस लाइन है। अगर मैं कहूँ कि इस लाइन पर पी एस जो है कोइंसाइड कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि पी आर प्लस आर एस जो ये लाइन है फ्रेंड, इस पर क्या है, पी एस लाइन कोइंसाइड कर रहा है। कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं संपाती है, हिंदी में इसको संपाती कहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि अगर पी आर प्लस आर एस पर कोइंसाइड कर रहा है पी एस, तो वो जो है जो पी आर प्लस आर एस पर अगर कोइंसाइड कर रहा है तो पी आर प्लस आर एस इक्वल होगा किसके, पी एस के इक्वल होगा। कह सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? आप खुद सोचिए ना कि अगर पी आर प्लस आर एस लाइन है और इसके ऊपर कोई लाइन कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है कहने का मतलब बिल्कुल ढक ले रहा है ऊपर से। तो अगर ढक ले रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यही है ना कि दोनों का लेंथ या फिर कुछ भी वो लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल है, तब तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ढक ले रहा है कंप्लीटली। तो यही बात है कि अगर पी आर प्लस आर एस लाइन के ऊपर पी एस कोइंसाइड है तो वो क्या होगा, पी आर प्लस आर एस इक्वल होगा किसके, पी एस का। तो वही चीज हमारा कह रहा है क्या, फिफ्थ स्टेटमेंट, कि थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो आई होप कि आप लोग को ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिक्स्थ क्या कहता है कि हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये भी वेरी ऑब्वियस थिंग है ना यार, कि किसी भी चीज़ का हाफ अगर करते हो, सेम थिंग का, सेम ही थिंग होना चाहिए, तो वो सेम थिंग का अगर हाफ करते हो तो हमेशा जो है इक्वल ही होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास मार्कर ही है और इसी साइज का 3-4 मार्कर मेरे पास मान लीजिए हो। जैसे देखिए मेरे पास अभी और भी मार्कर है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 मार्कर है, तीसरा मार्कर भी है। तो अगर मान लीजिए कि ये सब इक्वल लेंथ का है, ये सब इक्वल लेंथ का है, और इसको अगर मान लीजिए हम हाफ करते हैं, हाफ करते हैं, तो इसका हाफ भी तो इसके हाफ के इक्वल होगा ना, या फिर इसका हाफ भी इसके हाफ के इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो पूरा था ये भी इक्वल था आपस में, और सबके हमने हाफ किया, तो सबका हाफ करेंगे तो सबका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमारा जो है सिक्स्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये कंप्लीटली पूरा इक्वल है तो इसका हाफ भी करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो दोनों का सिंपल देखिए, इसको ज्योमेट्री में इस्तेमाल करने के लिए थिंकिंग हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, तो आप उस तरीका से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लाइन ले रहा हूँ कि मान लीजिए 2 लाइन है ए बी और बी सी, तो इसका हाफ भी करेंगे तो इक्वल होगा। ज्योमेट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इस टाइप के चीज़ का। जैसे इसका हाफ करेंगे तो हाफ करेंगे क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बाई 2, तो ए बी बाई 2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, बी सी बाई 2। तो ये थिंकिंग हम लोग को ये चीज़ बिल्डअप करवा रहा है कि अगर हम दोनों को हाफ भी करेंगे फिर भी ये इक्वल होगा, डबल करेंगे फिर भी इक्वल होगा। इसी चीज़ को ये चीज़ बिल्डअप करवाना चाह रहा है, हमारी सोच को बिल्डअप करवाना चाह रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिक्स्थ स्टेटमेंट या एक्सियोम क्या कहता है। रट्टा मारना नहीं है यार, बस समझ लेना है। सेवेंथ वाला देखिए, सेवेंथ में क्या कहता है कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो वेरी कॉमन सी बात है, ये भी आप देख सकते हैं कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वेरी ऑब्वियस बात है ना। अब देखिए जैसे मेरे पास 3 मार्कर है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मार्कर जो है इस मार्कर के इक्वल है और ये मार्कर जो है इस मार्कर के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर ये 2 मार्कर मान लीजिए इक्वल है आपस में और ये जो मार्कर है ये इक्वल है इसका, तो आपस में ये भी तो दोनों इक्वल होगा ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही चीज़ को यहाँ पर ये कह रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ए बी इक्वल टू बी सी है और ये इक्वल टू सी ए है। अगर ऐसे है तो कहने का मतलब ए बी अगर बी सी के इक्वल है, बी सी अगर सी ए के इक्वल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी जो है इक्वल होगा सी ए का। तो यही इस चीज़ को यहाँ पर हमारा सेवेंथ स्टेटमेंट या फिर सेवेंथ एक्सियोम जो है फ्रेंड, वो चीज़ कहता है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पोस्टुलेट क्या है या फिर एक्सियोम क्या है। और एक्चुअली मैं आप लोग को बस ये जो अभी बताया, ये 5 पोस्टुलेट और 7 एक्सियोम, बस इसके लिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं
थ्योरम्स के बारे में कि थ्योरम्स क्या है। चलिए देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो चलिए लिखिए। तो थ्योरम को समझाने के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि ये लड़का चोर है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का वस्तुतः चोर है, मतलब सचमुच में वो चोर है, कोई ज़रूरी तो नहीं ना है। तो इस चीज़ के सत्यापन हेतु हमें क्या चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए कि हाँ ये लड़का सचमुच में चोर है। तो बस आप समझ सकते हैं कि वैसा ही थ्योरम भी है। कहने का मतलब कि थ्योरम भी क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि थ्योरम क्या है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि यह थ्योरम, आप लिख सकते हैं कि यह थ्योरम is a statement theorem is a statement in mathematics a theorem is a statement in mathematics that can be proved to be true। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि थ्योरम क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए हम लोग को प्रूफ की आवश्यकता होती है। वो क्या है, थ्योरम कहलाता है। हालांकि थ्योरम बहुत सा होता है, तो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में डीपली अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोग को थ्योरम भी बताता चलूँगा। तो अब ये आप समझ गए एक्चुअली कि थ्योरम होता क्या है, हम लोग ब्रीफली यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक्चुअली थ्योरम आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं एक और टर्म होता है फ्रेंड, वो क्या है, कोरोलरी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कोरोलरी। तो आप इस, तो अगर हम लोग कोरोलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप कह सकते हैं कि कोरोलरी भी क्या है, एक थ्योरम ही है जो कि कोई एग्जिस्टिंग थ्योरम से डिराइव्ड हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक थ्योरम ऑलरेडी प्रूवन है, उस थ्योरम से ही डिराइव्ड हुआ थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं। जैसे एक थ्योरम ऑलरेडी है और उसी थ्योरम पर बेस्ड, यानी उसी थ्योरम से डिराइव्ड कोई और थ्योरम अगर निकाल देते हैं हम लोग, तो उसी थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं। तो आप सिंपली अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि कोरोलरी is a type of theorem. Corollary is a type of theorem which is expressed with the help of an existing theorem. तो आई होप कि आप लोग को ये जो टर्म थे फ्रेंड, जो भी बेसिक जो टर्म था वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थ्योरम, कोरोलरी या फिर पोस्टुलेट या फिर एक्जियोम क्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोरोलरी क्या है, तो कोरोलरी भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का थ्योरम ही है जो एक एग्जिस्टिंग थ्योरम से क्या होता है, डिराइव्ड होता है। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में अंदर घुसेंगे वैसे वैसे हम लोग थ्योरम, कोरोलरी के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो आई होप कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो चलिए अभी जो है हम लोग कुछ प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न को देखते हैं कि कैसे किस किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न जो है फ्रेंड वो क्या कहता है कि इन गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी देन प्रूव दैट ए बी जो है इक्वल होगा 1/3 ऑफ ए डी।
देखिए आप अपने बुक से प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। आई होप कि आप लोग से अब सब प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है फ्रेंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें जो है सिर्फ थ्योरी ही है, और मैंने आपको थ्योरी जो है कम्प्लीटली बता दिया हूँ। तो आई होप कि आप लोग को सब चीज़ बन जाएगा। हाँ, मुझे कुछ 2 प्रश्न मिला उसी चैप्टर में, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ ले आया हूँ, और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए और समझिए, देखिए कैसे बनता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि ये देखिए मेरे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस फिगर में क्या कहता है कि अगर ए बी जो है इक्वल है बी सी के। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसमें देखिए एक लाइन बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, इधर क्या है बी, इधर क्या है सी, इधर क्या है डी। इसमें क्या कहता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। मतलब इसमें क्या कह रहा है, गिवन क्या है हम लोग को, यहाँ पर लिखते हैं गिवन, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं क्या, गिवन, जो हमारा गिवन है यहाँ पर देखिए गिवन क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। ये सब आपस में इक्वल है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी जो है इक्वल है सी डी के, और प्रूव हम लोग को क्या करना है कि ए बी जो है इक्वल होगा 1/3 ऑफ ए डी के। तो इसमें सो सिंपल है फ्रेंड, कुछ करना नहीं है। अब जैसे देखिए मान लीजिए, देखिए इसमें जो जब हम लोग सोल्व करेंगे तो जो हमारा पोस्टुलेट था कहने का मतलब, या फिर जो एक्सियोम था, उसी के हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जैसे कि देखिए इसमें अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर पूछें आपसे कि ए डी किसके इक्वल होगा, जैसे मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी होगा किसके इक्वल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ए डी होगा इक्वल किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इसमें देखिए आपको चाहिए क्या, ए बी और ए डी में रिलेशन चाहिए। तो ए डी तो हमारे पास है, और सिर्फ इसको ए बी बना देंगे। तो अब कैसे बनाएंगे वो देखिए, यहाँ पर ए डी है, ए डी को छोड़ देंगे क्योंकि हमको वो चाहिए। अब देखिए ए बी है तो ए बी को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये भी हमको चाहिए। इसमें जो फालतू टर्म है फ्रेंड उसको क्या कर लेंगे, ए बी में कन्वर्ट कर लेंगे। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, यानी बी सी जो है इक्वल है ए बी का, और सी डी जो है इक्वल है ए बी का। मतलब बी सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी होगा, और फिर सी डी के जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी होगा। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए डी होगा फ्रेंड वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी होगा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे पूछता हूँ कि ए बी क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/3 ऑफ ए डी। तो ये चीज़ प्रूव्ड हो गया ना, यही चीज़ तो हम लोग को प्रूव करना था, और आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न देखिए यहीं पर है, वो क्या कहता है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें पी आर इक्वल है क्यू एस का। ये जो पी आर है फ्रेंड वो इक्वल है किसका, क्यू एस का इक्वल है। हम लोग लिखते चलते हैं। दूसरा में हमारा क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए दूसरा में हम लोग को क्या गिवन है, दूसरा में गिवन है कि पी आर जो है इक्वल है किसके, क्यू एस के। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, एक किसके है, इक्वल है, दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा चीज हम लोग को क्या कहता है कि पी क्यू जो है किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। पी क्यू जो है फ्रेंड वो क्या है, क्यू आर के इक्वल है। हालांकि इसमें कोई इक्वेशन मानने का जरूरत भी नहीं है। जैसे देखिए इसमें मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू जो है इक्वल है किसके, क्यू आर के, और पी आर जो है इक्वल है किसका फ्रेंड, क्यू एस को। तो सिंपली हम लोग मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट में से हम लोग इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम आप लिख भी सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लिखते हैं कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, पी क्यू, सॉरी इसमें आप पी आर इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी आर था, अब पी आर में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये टर्म क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए फिर क्या है क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू एस, क्यू आर माइनस होगा, क्यू आर माइनस क्यू एस होगा। अगर मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब देखिए पी आर है, पी आर में से अगर पी क्यू एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, क्यू आर एरिया, क्यू आर मिलेगा। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि क्यू आर, देखिए यहाँ पर क्यू आर जो है, क्यू आर में से हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू, सॉरी हम लोग यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रेंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पी आर माइनस क्या होगा, पी क्यू होगा,
और यहाँ पर उल्टा लिख दिए ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो होगा QS माइनस ना, यहाँ पर क्या होगा QS माइनस QR। हाँ अब देखिए कि अगर PR में से हम लोग PQ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, QR मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए QS में से हम लोग अगर QR सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड तो वो क्या मिलेगा हम लोग को, RS मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या है, PQ इक्वल है किसके, QR के, और QR जो है किसका इक्वल है, RS का। तो यही चीज़ था ना कि अगर मैं आपको बताया था कि अगर 3 मार्कर आपस में इक्वल है, ये मार्कर इसके और ये मार्कर किसी और के, तो वो दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। वही चीज़ आ गया यहाँ पर भी कि अगर यहाँ पर देखिए QR जो अगर PQ जो है QR के इक्वल है और QR RS के इक्वल है, तो RS किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, लिख सकते हैं PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS। अब हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे कि PS बराबर, PS और PQ में रिलेशन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि PS बराबर। अब देखिए PS बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QR प्लस RS। तो लिख दीजिए PQ प्लस PQ प्लस QR प्लस में RS। यही चीज़ है ना, देखिए उसमें अभी हम लोग एक एक्सियोम का इस्तेमाल कर लिए। वो क्या था कि इसमें अगर जो है कॉन्साइड करने वाला जो था ना, कि अगर इसमें देखिए कि PQ प्लस QR प्लस RS पर कॉन्साइड कर रहा है PS, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। उस चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं ज्योमेट्री में। तो अब देखिए इसमें PS जो हम क्या बता रहे थे आपको कि PS इक्वल किसका होगा, PQ प्लस QR प्लस RS के इक्वल। अब देखिए इसमें सब इक्वल है, यहाँ पर PS चाहिए इसलिए हम लोग PS छोड़ देंगे, PQ चाहिए तो इसलिए PQ को भी छोड़ देंगे, और बाकी सबको PQ के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसमें देखिए कि सब जो है इक्वल है PQ के, तो PQ लिख देते हैं इसमें, PQ प्लस PQ। अब देखिए ये जो है क्या है, PS इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PQ, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, PS इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर ऐसे PQ इक्वल टू 1/3 ऑफ PS। प्रूव्ड। तो यही चीज़ प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर दिए। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक आप अपने बुक से यानी टेक्स्ट बुक से आप जो है प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। आई होप कि आप लोग से अब सब जितना भी क्वेश्चंस होगा आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।